Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel with the name Literature Hub with Zile, and today is my first lecture and I choose to teach you about a prologue to the Canterbury Tales. Many students may ask questions or click their minds like why I chose this as my first lecture, a prologue to the Canterbury Tales. बिकॉज ये जो वर्क है हमारा अ प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, इसको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फिर इंग्लिश लिटरेचर का डीएनए कहा जाता है। इसको एक कोर कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर का, जिसके अंदर आपको पॉलिटिकल स्टाइल भी देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपको सोसाइटी के ऊपर स्टाइल देखने को मिलेगा। अदर देन डैट यू विल नो अबाउट द कल्चर, यू विल आल्सो नो अबाउट द सोशल नॉर्म्स एंड द स्टाइल ऑन द सोशल नॉर्म्स, ईच एंड एवरीथिंग जो कि हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, वो आपको इस वर्क के अंदर देखने को मिलता है। हमारी सोसाइटी में मैरिज के इंस्टीट्यूट को किस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, हमारी सोसाइटी में जो है वो पॉलिटिक्स को किस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, और कौन कौन से की कोर्स हैं या कौन कौन से जो की मॉरल्स हैं हमारी सोसाइटी को रन कर रहे हैं, वो सब कुछ हमें इस वर्क में देखने को मिलेगा। तो गाइस, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है यूट्यूब पर, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आई नीड योर लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, मुझे आप सबकी बहुत 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 ज़्यादा स्पोर्ट्स चाहिए। मेरे पास डिजिटल टूल्स या इतना अच्छा खासा सेटअप नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं जितना अच्छा हो सके इस वर्क को आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूँ, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं और चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। तो किसी भी टॉपिक को, किसी भी वर्क को इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ने से पहले आपको उसके राइटर, उसके आथर के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो है कौन थे, वो किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे, या उनका पीछे से एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था। तो सबसे पहले आप लोग देखें जॉफ्री चौसर often reverently acknowledged as the father of English profound embodiment. In simple, हम लोग जो जो टर्म्स या जो जो की पॉइंट्स की कोर्स इस वर्क के अंदर डिस्कस करेंगे, उनको हम लोग यहाँ पर नोट करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो जॉफ्री चौसर हैं वो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। पॉलिटिक्स से कनेक्टेड रहे हैं, पॉलिटिक्स से भी डीपली कनेक्टेड रहे हैं, रॉयल कोर्ट से भी अच्छा खासा कनेक्शन है। तो आप कह सकते हो कि एक वेल नोन पर्सनैलिटी थे अपने वर्क्स लिखने से पहले भी। जिस टाइम की, जिस सेंचुरी की हम यहाँ पर बात करेंगे, वो सेंचुरी है 14th सेंचुरी। इस वर्क को 1387 या 1400 के राउंड अबाउट लिखा गया था। तो इस वर्क की जो सेंचुरी बन रही है, वो बन रही है 14th सेंचुरी। तो उस टाइम पर वी ऑल नो कि उस टाइम पर जो है वो किंग्स या रॉयल कोर्ट्स जैसी रॉयल कोर्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते थे, जहाँ पर जुडिशरी भी उसके अंदर ही था, एग्जीक्यूटिव भी, लेजिस्लेटिव भी। वी कैन से कि जो गवर्नेंस है, जो पूरा एक स्टेट का स्ट्रक्चर या फंक्शन है, वो उस एक कोर्ट के थ्रू पोर्ट्रे किया जाता था। उसी कोर्ट के अंदर जुडिशरी थी, उसी कोर्ट के अंदर जो है वो आपको लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव रोल्स देखने को मिलते हैं। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो पहले 14th सेंचुरी के इंग्लैंड के बारे में बता दूँ कि 14th सेंचुरी का उस टाइम का इंग्लैंड कैसा था। ऑब्वियसली यहाँ पर तमाम पॉइंट्स या तमाम चीज़ें जो हैं वो नोट डाउन नहीं की होंगी, तो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए होंगे और कुछ पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को मुझे सुनकर फिर जो है वो समझ आएगी। जैसे उस टाइम पर जो है वो चौसर से पहले जो इंग्लिश लिटरेचर था, उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हर चीज़ को परफेक्ट या मैजिकल दिखाया जाता था। अगर आप किसी किंग को, किसी नाइट को, किसी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट कर रहे हो एज अ हीरो, तो उसके अंदर कोई भी फ्ला, उसके अंदर कोई भी बुराई, उसके अंदर कोई भी बुरा या गलत काम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये चौसर से पहले की थॉट्स थी इंग्लैंड के राइटर्स की। चौसर इन सब चीज़ों में चेंज लेके आता है। उसके बाद इसको हम, इस चीज़ को जो वो चेंज सोसाइटी में लाना चाह रहे हैं, सोसाइटी में देखना चाह रहे हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं सोशल रियलिज़म। तो चौसर एक चीज़ लेके आया है वर्क के अंदर, वो क्या है? सोशल रियलिज़म। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर को सुने और साथ साथ चीज़ों को नोट डाउन करते जाएं।
चौसर जो है वो अपने वर्क्स के अंदर सोशल रियलिज़म को लेके आया। उसके बाद उसने जो है अपने टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स को लैटिन और फ्रेंच में पब्लिश करवाया। मिडल इंग्लिश को चूज़ किया एज द लैंग्वेज, क्योंकि उस टाइम पर कॉमन पीपल, आम लोगों की ज़ुबान भी मिडल इंग्लिश ही थी। उसके बाद उसने जो है वो चेंज को इनएविटेबल किया। लाइक चेंज जो है, जिस तरह से वो ब्लैक डेथ में रह रहा था जिस टाइम पर, जो है वो बहुत सी रिवॉल्ट्स चल रही थी, किसानों की जो है वो जद्दोजहद, किसानों की हड़तालें चल रही थी, उस टाइम पर उसने लिखा। तो उसने चेंज को एक्सेप्ट किया कि लाइक दिस चेंज इज़ कंपल्सरी टू हैव, कि चेंज होना जो है, चेंज एग्जिबिट होना, ये कंपल्सरी है। हम इसके अंदर 2 पॉइंट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। लाइक चौसर अपने वर्क्स के अंदर नेशनल रियलिज़म को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी सोशल रियलिज़म को। और अदर देन डैट चौसर जो है वो अपने वर्क्स के अंदर उस टाइम के चेंज को, जो कि इनएविटेबल है, जो कि आना ही आना है किसी भी सूरत में, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस टाइम पर ब्लैक डेथ देखने को मिल रही थी। इट वॉज़ द टाइम ऑफ द ब्लैक डेथ इन 1381, जिस टाइम पर इंग्लैंड में कहत आया था और बहुत से किसान जो हैं वो हड़ताल कर रहे थे। और रॉयल कोर्ट के बड़े बड़े लोगों से, या फिर एक एलीट क्लास जो फैमिलीज थी, उनसे जो है वो जद्दोजहद में थे कि हमें जो ब्लैक डेथ में हमारे फील्ड्स को नुकसान हुआ है, हमारे जो लोगों की जानें गई हैं, उसका खमियाजा भुगतें। तो उस टाइम पर जॉफरी चौसर ने लिखना शुरू किया है। तो अब हम यहाँ से एक एक चीज़ पढ़ते हैं। लाइक इट वाज रिटन बिटवीन 1387 एंड 1400, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद इस वर्क में जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कंसीडर करने की ये है कि इसको बेसिकली मिडिल इंग्लिश में लिखा गया है कि एंग्लो सैक्सन्स या एंग्लो नॉर्मन्स के टाइम पर, जब वहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती थी फ्रेंच। चौसर रेवोल्यूशनरी पोइट थे, लाइक उन्होंने इंग्लिश को चूज़ किया। चौसर के जो मेन ऑडियंस थी वो एजुकेटेड थे। क्योंकि हम लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पुराने ज़माने में इन द टाइम ऑफ द एलिज़ाबेथ, जब लोग अगर कोई ड्रामा या स्टेज ड्रामा या कुछ भी परफॉर्म करना चाह रहे होते थे, तो वो परफॉर्मेंस सिर्फ़ और सिर्फ रॉयल कोर्ट्स को ही देखने को मिलती थी। कोई आम पर्सन, कोई कॉमन मैन उन परफॉर्मेंस को, उन प्लेस को, उन ड्रामास को नहीं देख सकता था। तो यहाँ से हमें पता लगा कि चौसर की जो मेन ऑडियंस थी वो एजुकेटेड थी, क्योंकि कोर्ट में प्ले परफॉर्म किया जाएगा, तो कोर्ट में ऑब्वियसली एजुकेटेड पीपल ही थे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम इस वर्क को जो है इसकी रियल लैंग्वेज में, जिस तरह से इसको लिखा गया है, ओल्ड इंग्लिश में पढ़ें तो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो हम अब इस वर्क को जो है वो मिडल इंग्लिश में, हमें जो प्रेजेंट किया गया है इसका वर्क, वो मिडल इंग्लिश या फिर मॉडर्न इंग्लिश में किया गया है। ये हो गया इसका बैकग्राउंड। अब थोड़ा सा इसका स्टार्ट देख लेते हैं कि कैंटरबरी टेल्स जो है वो स्टार्ट होती है एक प्लेस से। इसकी सेटिंग जो बताई हुई है वो बताई हुई है टेम्बर्ड इन लंदन में ये स्टार्ट होती है पोएम। इनमें क्या होता है कि 30 पीपल मीट, 30 लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तीनों ये जो सारे के सारे लोग हैं वो एक ही जर्नी पर जा रहे हैं, एक चर्च को विज़िट करने जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे लिए एक सैक्रेड प्लेस है खाना काबा, इसी तरह से ये लोग अपनी एक सैक्रेड प्लेस को विज़िट करने जा रहे हैं, जो कि है श्राइन है साइंट का, एस.टी. थॉमस बेड का। एस.टी. थॉमस बेड, अगर हमें कोई पूछे कि वो कौन है, तो वो एक रिलीजियस फिगर थे जिनका मर्डर कर दिया गया था। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है थॉमस बैकेट जो थे वो थे आर्क बिशॉप ऑफ कैंटरबरी, और उनको किंग हेनरी II ने मारा था। थॉमस बैकेट, सॉरी यहाँ पर जो ऊपर थॉमस बेड लिखा हुआ है ये गलत है। थॉमस बैकेट की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई भी है इसी नोट्स के अंदर। इसमें बताया हुआ है कि थॉमस बैकेट को जो है वो किंग हेनरी II ने कत्ल करवाया था। उनका थॉमस बैकेट के जो रिलीजियस आइडियाज़ थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड थे, तो जिस वजह से उनको कत्ल करवा दिया गया, और ये क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए ग्रेट लॉस था। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है वी हैव द वर्क मर इन कैथेड्रल बाय T.S. Eliot।
इस वर्क को आप अगर लेकर जाओ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में तो ये उसमें भी फिट रहेगा, कैंटरबरी टेल्स। अगर आप इसको मॉडर्न लाइफ के साथ पोर्ट्रे करो तो भी ये फिट रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। फर्दर 30 पिलग्रिम्स हैं जो कि विज़िट करने जा रहे हैं चर्च को। तमाम इकट्ठे हैं, एक रेस्टोरेंट में उनका स्टे होता है जहाँ पर रेस्टोरेंट का ऑनर जिसका नेम है हैरी बैली, रेस्टोरेंट का ऑनर जिनका नेम हैरी बैली है, वो एक प्लान के साथ आता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब जो हैं वो कोई स्टोरीज सुनाएंगे, जो स्टोरीज़ उन्होंने या तो वो अपना कोई इवेंट या इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग वो बता सकते हैं, या फिर वो कोई स्टोरी भी बता सकते हैं अगर वो बताना चाहें। तो टोटल इस तरह से हमारे पास 120 स्टोरीज़ हो जाएंगी। अगर वहाँ पर मौजूद हर पर्सन दो दो स्टोरीज सुनाता है देन इट मे बिकम डिफ़िकल्ट फॉर देम। ये डिफ़िकल्ट हो सकता है सबके लिए कि लाइक सब दो दो स्टोरीज सुनाएं। तो उसके बाद इन स्टोरीज़ को थोड़ा कम कर दिया जाता है और तमाम इस चीज़ पर इत्तेफाक करते हैं कि टोटल 24 स्टोरीज़ होंगी। फर्स्ट टेल यहाँ पर बताई हुई है नाइट्स की टेल, जिसके अंदर क्या होता है कि दो जवान आदमी हैं जिनको एक ही प्यारी सी लड़की, खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों फ्रेंड्स जिनका नाम यहाँ पे बताया हुआ है पेलामन एंड राइट, दोनों जेल में है एथेंस की, और उनकी जेल में एक विंडो है जिसके थ्रू वो बाहर गार्डन की तरफ देखते हैं और दोनों एक ही लड़की के प्यार में मुब्तला हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि दोनों की फ्रेंडशिप में जो है वो एक ट्रबल सॉम देखने को मिलता है हमें कि लाइक दोनों को एक से ही प्यार हो गया। दोनों में से एक के दोस्त जो राइट के फ्रेंड है वो रिक्वेस्ट करते हैं जेलर से कि यहाँ हम प्रॉमिस करते हैं कि ये दोबारा से कोई भी सिन कमिट नहीं करेगा, कोई भी गुनाह सरजद नहीं होगा इससे, तो इसे इजाज़त दे दी जाए, इसे जेल से रिहा कर दिया जाए। सो ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड डूइंग अ जॉब नियर हर हाउस। उन्हें जो है वो रिहा कर दिया जाता है और वो उस लड़की के घर के पास जॉब करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर पेलामोन की बात की जाए वो अभी भी जेल में है और वो जेल को तोड़ के बाहर आ जाता है। ये दोनों आदमी दोबारा जंगल में मिलते हैं और दोनों उस लड़की के ऊपर जिसका नाम एमिली है उस पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। अचानक ये होता है कि जो एथेंस का रूलर है वो यहाँ पर आ जाता है, थ्यूस जिसका नाम बताया हुआ है। उनको पनिश करने के बजाय वो एक प्लान करता है कि दोनों फाइट करेंगे, जो इस जंग में जीत गया एमिली उसकी होगी। एज वी ऑल नो द टाइम ऑफ द रोमन्स, तो रोमन्स का गॉड यहाँ पर हाजिरी लगवाता है जिसका नाम है वीनस। तो जो रोमन्स का गॉड है वीनस, पेलामोन उससे प्रे करता है कि वो एमिली से शादी करने में उसकी मदद करे, जबकि मार्स से प्रे करता है कि वो जंग जीतने में इसकी मदद करे। आर्सिड जो है वो जंग जीतने की प्रे करता है, जबकि पेलामोन जो है वो शादी करने की। सैटर्न क्या करता है उस टाइम पर कि सैटर्न कुछ इस तरह की तरकीब लगाता है कि आर्साइड जो है वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। चूँकि उसने जो है वो दुआ मांगी, उसने प्रे की होती है, जो उसकी विश होती है वो ये होती है कि वो जंग जीत जाए। जब वो नीचे गिरता है अल्दो वो इंजर्ड होता है लेकिन वो बैटल को जीत जाता है। जो पेलामोन होती है वो अब उसको मिल जाती है, मरने से पहले वो जंग तो जीत जाता है। कौन? आर्साइड। और पेलामोन जो है वो एमिली जो है वो पेलामोन को मिल जाती है। अब अगर हम इसके क्रिटिकली एवेल्यूएशन देखें थोड़ी बहुत, तो वो ये हो सकती है कि लाइक लाइफ में चेंजिंग्स आती रहती है। वी कांट डिनाई फ्रॉम द चेंजिंग्स दैट केम इन अवर लाइफ। हर एक स्टेज पर, लाइफ के हर एक स्टेज पर, हर एक इवेंट पर चेंजिंग आती है। ऑल द रिलेशंस, ऑल द बॉन्ड्स दैट वी मेक आर मीन, लाइक हर एक बॉन्ड जो हम इस दुनिया में बनाते हैं वो मतलबी होता है, चाहे वो दोस्त का हो, दुश्मन का हो, चाहे वो किसी टीचर का बॉन्ड हो स्टूडेंट के साथ, किसी स्टूडेंट का टीचर के साथ हो, कोऑर्डिनेटर के साथ हो। तमाम बॉन्ड्स के पीछे कोई ना कोई मीन्स होती हैं। जब आपको वो मीन्स नहीं मिलती हैं तो आपकी फ्रेंडशिप, आपके बॉन्ड्स, आपके इंटरेक्शन सब कुछ डिस्टर्ब होता है। यहाँ पर हमें ट्रेजिडी और रोमांस के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। सेकंड टेल हमें सुनने को मिलती है मिलर्स की। एक ड्रंकन मिलर, जो ड्रंक करता है, वो बहुत ज़्यादा ड्रंक कर चुका होता है और वो अपने
हॉस से कह रहा होता है मॉक से, अब बारी है मिलर की टेल सुनाने की, बट मिलर डिनाई करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक कर चुका होता है, और वो मॉन्क से कहता है कि यू विल कंटिन्यू। मिलर इंटरप्ट करता है मॉन्क को, और मिलर फिर दोबारा से अपनी टेल सुनाना शुरू कर देता है। एक डिसरिस्पेक्टफुल सोशल ऑर्डर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, मिलर की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि दो के मेन कैरेक्टर्स के अंदर जॉन है जो कि एक ओल्ड कारपेंटर है, एक ब्यूटीफुल प्रिटी सी वाइफ एलिसन के साथ उसकी शादी हुई होती है, और निकोला जो है वो एक जो है वो स्टूडेंट है जो जॉन के हाउस में रहता है।